वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी मैथ पेडागोजी क्लास है, ठीक है। और हम यहां पर जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं मैथ पेडागोजी से, उन क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। यदि आपने इससे पहले मैथ पेडागोजीज की वीडियोज़ नहीं देखी, या फिर जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, या फिर जो आपके और भी जो सब्जेक्ट हैं पेडागोजीज के, उनकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि हम बोलें तो 4 बराबर 2+2 अथवा 4 बराबर 1+3 आदि वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। तो आपको बताना है कौन सी विकासात्मक अवस्था पर है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करने में, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, क्या पता कुछ आज हो, ठीक है, या एक हफ्ते बाद हो। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर मैं आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा इनके सभी के बारे में। तो पहला ऑप्शन आपका प्रियमाणात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंडीय अवस्था या फिर संक्रिया अवस्था। तो यहाँ पर जो शैलजा है वो है विभाजनात्मक अवस्था के अंतर्गत, ठीक है ना। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा क्या करता है, इस तरीके से चीज़ों को बता सकता है। मतलब उसे ये चीज़ पता होती है कि यदि हमें इजिकल टू में यदि हमें लिखना है 5+3 कर लेते हैं यहाँ पर 8, ठीक है। तो वो 5+3 भी कर सकती है ना। 4+4 भी कर सकती है, 2+6 भी कर सकती है, ठीक है ना। 1+7 भी कर सकती है। इस तरीके से वो टोटल 8 ला देगी, वो इस चीज़ को समझ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कक्षा तीन कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है। पढ़ तो सही रहा है, लेकिन गलती क्या कर रहा है, लेकिन 482 मतलब 400 ने अलग लिख दिया और फिर उसके पीछे 82 भी लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। तो आपको बताना है, यहाँ पर से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है, बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। देखो रीज़न क्या ही हो सकते हैं, हम सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे। सेकंड ऑप्शन आपका, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। स्थानीय मान आपको पता होगा, जैसे हम स्थानीय मान पढ़ते हैं इस तरीके से कि यदि हम लिखते हैं यहाँ पर 200, ठीक है, तो इसका स्थानीय मान क्या है, इसका स्थानीय मान क्या है, इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसका स्थानीय मान सैकड़ा है, ठीक है। यदि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हो 1, 10, 100, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चे की जो अवधारणा है स्थानीय मान को लेकर, वो क्लियर नहीं है, इसलिए बच्चा इस तरीके से गलती कर रहा है, ठीक है। पढ़ तो सही रहा 482, लेकिन जब उससे लिखने की बात आती है तो वो इस तरीके से लिख देता कि 400 अलग लिख दिया उसने और 82 उसने अलग लिख दिया, जो कि गलत है। मतलब अवधारणा में उसकी कमी है। थर्ड ऑप्शन आपका, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है, गलत। फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाए। तो ये बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो तो आपके फोर्थ से अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। आपको वो बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसका जो है ये है, इसके एक से ज़्यादा आंसर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुक्त अंत वाला पर्सन होगा, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर बनते हैं, ये बात ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका बंद अंत वाला, जिसके सिर्फ एक ही आंसर बनता है, ठीक है ना। बंद वाला आपके दो तरह के ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है इसमें, क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है, निश्चित संख्या में नहीं, अनिश्चित संख्या में उत्तर है। क्योंकि आप 1 की मल्टीप्लाई 24 से करोगे वो भी तो 24 आएगा, 12 की आप 2 से करोगे तो वो भी 24 आएगा, 3 की आप 8 से करोगे वो भी 24 आएगा, ठीक है। बच्चे को थर्ड ऑप्शन आपका, बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है, यहाँ कुछ मिस्टेक है, एक कुछ यहाँ पर वर्ड गायब है। फोर्थ ऑप्शन आपका, अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। तो इधर देखो सहायता कहाँ से आ गई, यहाँ पर तो हमने ये पूछना है कि यहाँ पर दो संख्याएं किससे गुणा करने पर हमें 24 प्राप्त होगा। तो ये जो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। सेकंड ऑप्शन आपका, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। थर्ड ऑप्शन आपका, विभेदित अनुदेशन
का प्रयोग करेगा और फोर्थ है चौक और टोक पद्धति का प्रयोग करेगा। तो ना ही विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा और ना ही वो चौक और टोक पद्धति का प्रयोग करेगा। यहाँ पर जो करेगा बच्चा सामूहिक परियोजना, ठीक है, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा जो बच्चा। फर्स्ट ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2012 का जो सीटेट हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चन है, और जो सीटेट की जो आंसर किया है उनमें उन्होंने सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। अब आकलन निर्देश क्या होंगे, ठीक है ना। ज्यामितीय पाठ जो आप पढ़ा रहे हो तो आप जो आकलन के जो लिए जो निर्देश दोगे वो क्या हो सकते हैं। पहला, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। मतलब ये बताइए चीज़ें कि बच्चा क्या क्या चीज़ें कर सकता है। फोर्थ क्लास का बच्चा ना, तो ये सब चीज़ें तो बच्चा कर सकता है, ठीक है। जो एक ही रेखाखंड उनके दोनों के अंदर अंतर करना, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। सेकंड ऑप्शन आपका सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। गलत, बच्चा फोर्थ क्लास में, ठीक है ना, उसको इतनी नॉलेज नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। थर्ड ऑप्शन में आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन है आपका रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। तो परिभाषित करने पर गौर नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये परिभाषित देखकर भी आंसर, मतलब ये ऑप्शन गलत है आपका, ये पता चल सकता है आपको। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्लास के जो मेंटल लेवल होता है बच्चों का, उनका इतना ही विकसित हुआ होता है। यदि आप देखें तो यहाँ पर जो है हार्ड चीज़ बता रखी है, यहाँ पर इंच और सेंटीमीटर बता रखा है, जो कि फोर्थ क्लास के बच्चे को नहीं पता होता, ठीक है। तो आपके जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गलत है, और आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। जैसे बुझाव का प्रयोग करके बुझाव का प्रयोग करके आप बता सकते हो कि ये कौन सा चतुर्भुज है, कोणों का प्रयोग करके बता सकते हो, विकर्णों का प्रयोग करके बता सकते हो आदि। शिक्षिका का उद्देश्य अब क्या है आपको वो बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। देखो परिभाषाओं, देखो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका प्राइमरी लेवल पर, आप परिभाषाओं जैसी चीज़ों पर गौर नहीं करोगे, है ना, बच्चे को आप ये नहीं सिखाओगे। आपको समझ डेवलप करनी है बच्चे की, ताकि वो बच्चा समझे, ना कि उसकी परिभाषा को रटे या फिर उसको याद करे। सेकंड ऑप्शन है आपका विभिन्न परिप्रेक्ष्य से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, कि बच्चा जो है एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से समझ पाए, ठीक है। सिर्फ एक ही स्पेसिफिकेशन बच्चे को पता हो कि चतुर्भुज की ये स्पेसिफिकेशन है कि इतनी भुजा होती है ना, इसके कोण 90 पे होते हैं या नहीं होते। सिर्फ एक ही चीज़ पता होना जरूरी नहीं है, बच्चा हर तरीके से ये पता कर पाए कि यदि कोई सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो वो चतुर्भुज है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है जो आपका वो ज़्यादा सही है फर्स्ट के कंपैरिजन में। थर्ड ऑप्शन है आपका सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में। देखो कंठस्थ मतलब रटने वाली बात हो गई परिभाषा को, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो है परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। परिभाषाओं पर आधारित, देखो परिभाषाओं पर आधारित बोल दी, ठीक है। तो ये ऑप्शन में आपका गलत होगा। यहाँ पर जो सिर्फ एप्रोप्रिएट जो आंसर बी बन रहा है आपका, और सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियाँ खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान हैं। इस केस में वैन हिले की विचार के अनुसार विद्यार्थी, अब वैन हिले की जो रिसर्च थी आपने पढ़ा होगा मैथ में, है ना, उसके अकॉर्डिंग के अनुसार विद्यार्थी चाक्षुषीकरण के स्तर पर है या विश्लेषणात्मक जो स्तर है उसके उस स्तर पर है, या अनौपचारिक निगमन स्तर पर है, या फिर निगमन स्तर पर है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विश्लेषणात्मक जो स्तर आपका विद्यार्थी इस लेवल पर है, मतलब इस स्तर पर है, ठीक है ना, इस स्टेज पर है बच्चे जो है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्च क्रमीय चिंतन कौशल है, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। यहाँ पर इसके जो फुल फॉर्म ये बनेगा, आप एक बार गूगल पे खुद भी सर्च मार सकते हैं, ठीक है। पर आधारित पर्सन की मांग, मतलब पर्सन डैश की मांग करता है, ये यहाँ पर जो डॉट है ये डैश को दर्शाता है। आधारित पर्सन डैश की मांग करते हैं, तो नियमों सूत्रों के ज्ञान के अनुसार की मांग करते हैं, या फिर एल्गोरिथम के ज्ञान की मांग करते हैं, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की मांग करते हैं, या फिर कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं।
तो जो हायर ऑर्डर थिंकिंग जो स्किल है, ये इस पर जो आधारित जो प्रश्न होते हैं वो कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास जो है और ज्ञान की मांग करते हैं कि बच्चे के जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा बढ़े। ऐसे क्वेश्चन बच्चे के सामने दिए जाते हैं जिससे वो उनके जो मेंटल लेवल है वो ज़्यादा बढ़े, वो ज़्यादा सोच सकें, ठीक है ना, और अच्छे तरीके से सोच सकें किसी भी समस्या के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। आप इसको पढ़िए जो होट्स है इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है, और सबसे ज़्यादा जो उचित रूपात्मक कार्य है वो कौन सा होगा आपको वो बताना। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर, दूसरा आपका भूमि निर्माण। देखो भूमि निर्माण जो आपका चलता है ये आपका चलता है एनवायरनमेंट स्टडीज़ में, ठीक है ना। उसमें बच्चा अच्छे तरीके से चीज़ों को जब खुद करता है प्रैक्टिकली तो समझ पाता है। वर्ग पहली भी आपकी जो है इन्वायरमेंटल जो स्टडीज़ है उसमें जो ईवीएस है उसमें चलती है। लेकिन जो सर्वेक्षण आधारित जो परियोजना है जो ये होती है आपके मैथ में भी आती है और आपके ईवीएस में भी आती है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ है वो ज़्यादा सही है औरों के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्योहारों, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया है। त्योहारों के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय बिक्री पर कक्षाएं चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, अब कक्षा में जो इस क्लास में जो इस प्रकार की जो चर्चा है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है ना, इसमें जितनी बात बोली गई है सारी बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका, इस प्रकार की चर्चा की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को प्रसन्न करती है। ऐसा नहीं है, आप यदि डिस्कशन करोगे, चर्चा करोगे, ठीक है ना, डिबेट करोगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत तो शोर होता ही है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को पढ़ाया ना जाए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। थोड़ी बहुत तो शोर बच्चे का, लेकिन इससे बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है ना। उनको नई नई चीज़ें पता चलती हैं, सिर्फ उनकी जो थिंकिंग है उनकी तो अपनी जो समझ होती है उसका तो उन्हें पता होता ही है, लेकिन जो उनकी समझ से जो परे चीज़ है, क्योंकि हर बच्चा अलग सोचता है ना हर चीज़ के बारे में, दूसरे के जो विचार है वो भी बच्चे को पता चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए आपका सही है, सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, तो नहीं, गलत। और फोर्थ ऑप्शन मतलब पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब सही नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा में के माहौल को ख़राब, सेकंड से रिलेटेड है ये, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पर ठीक है। तो आज एक बार फिर हमने जो है आपके मैथ पढ़े जो कुछ क्वेश्चन है वो करें, जो और जो क्वेश्चन थे वो इसमें कैलकुलेटिव टाइप के थे, ठीक है ना, वो आप खुद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके मैथ पैडागोजी के जो कुछ क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन पेपर है वो आपका 2012 का है, और जो इसके आंसर किए मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताए, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, मैंने यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके वीडियोस को डाल रखा है, ठीक है। दो आपको प्लेलिस्ट में दो तरीके से मिल जाएंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट 1, चाइल्ड डेवलपमेंट 2, वहाँ पर आपको 90 या 100 के आसपास वीडियोस मिल जाएंगे। यदि आपने वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।